गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप सब एकदम ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने MTP 1 डिस्कस करने वाला हूँ मई 2025 एग्जाम का। यस गाइस, एक बहुत ही इजी सा MTP 1 ICAI ने रिलीज किया, बट इसमें भी कुछ जगह कुछ ट्विस्ट है। तो दोस्तों, ये वीडियो भी अंत तक देखिए। और हाँ, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने आए वो आप देख सकते हो। बट बी केयरफुल फॉर ICAI मिस्टेक्स ऑल्सो, क्योंकि इस पेपर में भी ICAI ने कुछ मिस्टेक्स की है। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं मिलकर सॉल्व करते हैं MTP 1। सबसे पहले केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन। ये लोग क्यों बनाते हैं? स्टार्टिंग पैराग्राफ तो कभी भी यूजलेस ही दिखता है मेरे को। तो चलिए डायरेक्टली बैलेंस शीट पढ़ लेते हैं। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है। इनमें से इंपॉर्टेंटली हमें काम में आने वाली ये तीन चीजें, ये है आपका ओन फंड्स, और ये नीचे जो डेट दिए डिबेंचर्स दे रखा है, ये आपका डेट फंड है। और यहाँ पर फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में यहाँ पर दो आइटम है और नीचे और दो आइटम है। तो टोटल विल बी ये दो और ये दो, करेक्ट। और करंट लायबिलिटी मतलब ये सभी का टोटल, दैट कम्स टू कितना? 25 प्लस 8, 33,000, करेक्ट। तो एक बार टोटल लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर 33,000 है, ये 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 22 इज 102, और ये आ गया 137 का टोटल, आई गेस, बराबर 1,37,000। ये आपका करंट एसेट्स का अमाउंट है, राइट। तो 22, 25, 30 एंड 50, यस 127, 127 ये आपका मिल जाएगा करंट एसेट्स का टोटल। चलिए दोस्तों, ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का टोटल लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है आपको अदर इंफॉर्मेशन। नेट सेल्स दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, नेट इनकम बिफोर टैक्स दे रखा है। इनकम बिफोर टैक्स इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एवरेज क्रेडिटर्स डेज इज 60 डेज। एवरेज क्रेडिटर्स डेज, भाई पेमेंट पीरियड तो बोल देते एटलीस्ट। एंड अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। टैक्स रेट इज गिवन 30%। फ्रॉम द अबव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सीनियर मैनेजमेंट आस्क्ड यू टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। तो एक्चुअली देखा जाए तो कौन सा एंगल से ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हुआ? भाई साहब, ये तो नॉर्मल रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया और आंसर दिया। क्या पूछना है वो डायरेक्टली बोला है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। लिक्विड रेशियो निकालना है सबसे पहले हमें। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करना पड़ता है। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या? हम स्टॉक को छोड़कर बाकी सब आइटम कंसिडर कर लेते हैं, बराबर है। तो आप अगर 1,27,000 में से स्टॉक ऑफ 50,000 निकाल दो, 127 में से 50,000 निकाल दो, तो 77,000 का आपका क्या आता है? क्विक एसेट्स। एंड डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटी के साथ। करंट लायबिलिटी कितना है? 33,000। तो 33,000 के साथ इसको डिवाइड कर लो। 77 डिवाइड बाई 33 करेंगे तो 2.33, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेकेंड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द सेल्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर द कंपनी। तो दोस्तों, सेल्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल लेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने की जरूरत भी नहीं गिरेगी शायद। देखते क्या होता है, क्योंकि यहां पर मुझे हर जगह सेल्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो अलग अलग दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक ही आंसर निकालने से दूसरा आंसर भी मिल जाएगा, राइट। चलो, सेल्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स का नंबर लेना पड़ेगा। सेल्स का नंबर कितना है? 1,00,000 है सर। डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड करना पड़ेगा। प्रोप्राइटरी फंड मतलब इन सब का टोटल जो हमने ऊपर बोला अभी, 1,00,000 प्लस 80, 1,80,000 प्लस 20,000 इज 2,00,000। तो आपको लेना है इन सब का टोटल 2,00,000। तो यहां पर इट विल बी 2,00,000। तो ये दे देगा आपको सीधा सीधा। आपका आंसर कितना आएगा? 0.5 मतलब ये वाला आंसर आएगा। 0.5 मतलब ये वाला आंसर आएगा। इसका मतलब आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 6 टाइम्स बाय डिफॉल्ट आना चाहिए। आप एग्जाम में अगर सॉल्व करें तो फिर तो डायरेक्टली टिक करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका आंसर करेक्ट है। दूसरा रेशियो निकालने की भी जरूरत नहीं है। बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हम तो ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सॉल्व करूंगा आपके साथ। इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस 50,000 पर 8% लेना होगा। तो 50,000 इंटू 8%, दैट्स माई इंटरेस्ट अमाउंट। एंड इस इंटरेस्ट अमाउंट को पे करने के लिए मेरे पास कितना EBIT है मुझे वो देखना पड़ेगा। मेरा EBIT का अमाउंट शायद क्वेश्चन में मुझे दिए रखा है। यस, 20,000 इज माई इनकम बिफोर टैक्स। सो 20,000 इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? 4,000 ऐड कर देंगे एज इंटरेस्ट।
नीचे जो आंसर है ना 4000 का, ये ऐड कर देंगे, बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो मेरा आंसर आएगा 24,000 बाई 4,000 एंड सिंपली माई आंसर कम्स टू 6 टाइम्स। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेटर एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इन दिस केस? डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बहुत सिंपल है दोस्तों। टर्नओवर रेशियो कभी भी सेल्स पर रहेगा, डेटर के हद तक क्रेडिट सेल पर रहेगा, बट यहां पर क्रेडिट और कैश का कोई बाइफिकेशन नहीं है, तो सीधा सीधा सेल्स का अमाउंट ले लेंगे, डिवाइडेड बाय डेटर्स कर लेंगे। डेटर्स का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास 30,000, डेटर्स का अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा है 30,000, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 3.33, मतलब ये आंसर आ जाएगा। और मुझे दूसरा रेशियो एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम यहां पर कर लेंगे। तो 6 टाइम्स का दूसरा रेशियो आना चाहिए दोस्तों, वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्रेडिटर लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। मेरे पास क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, 10,000 है सर। ओके, तो 10,000 ले लिया मैंने डिनोमिनेटर में एज क्रेडिटर्स, और यहां पर न्यूमरेटर में आ जाएगा परचेसेस। और परचेसेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 360 डेज इन ईयर बोला है। तो दोस्तों ये जो 10,000 का आपका क्रेडिटर का अमाउंट है वो 60 डेज का फिगर है। आपको 360 डेज का फिगर अगर लेना है तो बस उस अमाउंट 10,000 को डिवाइडेड बाई 60 इंटू 360 करना पड़ेगा। चलिए 10,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 360 will give you my purchases, will give me my purchases for full year। तो इससे मुझे क्या मिला, मेरे पूरे साल के परचेसेस मिल गए। और ये पूरे साल के परचेसेस अगर एक बार मिल जाते तो उसके बाद उसको डिवाइड बाय क्रेडिटर्स कर लेंगे, हमको हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर कितना आता है, 60,000 बाई 10,000, 60,000 by 10,000 as we discussed 6 times। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स? तो सेल्स आपका कितना है, 1 लाख है सर, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल लेना पड़ेगा आपको। वर्किंग कैपिटल के लिए मैं क्या करूं, वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे पास 1,27,000 का करंट एसेट्स है, और माइनस करेंगे 33,000 का करंट लायबिलिटी। 127 माइनस 33 करेंगे तो 94,000 आता है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 94,000 करेंगे तो आंसर 1.06 आता है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। यस गाइस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कोई ट्विस्ट नहीं, कुछ नहीं। यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी पूछा है दोस्तों। इन लोगों को मुझे लगता है कि आंसर ही नहीं समझता है, मतलब क्या क्वेश्चन, आरओआई तो कभी समझता ही नहीं। कभी आरओआई के लिए ये लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ईबीआईटी बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, कभी ये लोग कर देते हैं नेट इनकम बाय इक्विटी इंटू 100। आपको करना है सिंपल सा अपना बेसिक लॉजिक, ईबीआईटी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। बट मैं अगर इससे सॉल्व करूंगा तो मेरे एमसीक्यू में आंसर ही नहीं मैच होता है। मगर दूसरा अल्टरनेटिव, हमको पता है कि आईसीआई कंफ्यूज होता है इस फॉर्मूले की हद तक, तो हम दूसरे फॉर्मूले से ट्राई करेंगे। जो आईसीआई की मिस्टेक वाला फॉर्मूला है वो देखेंगे, एनआई बाय इक्विटी इंटू 100, एनआई बाय इक्विटी इंटू 100, ये ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट वाले केस से तो आंसर नहीं आएगा, मैं आपको प्रूव करके दिखा भी सकता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे रखा है, 20,000, टैक्स रेट कितना है, 70% है, तो डायरेक्टली 30% टैक्स रेट है इनफैक्ट। तो अगर टैक्स रेट माइनस कर दूं मैं, या फिर एक काम करते चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस 0.3 कर देंगे, एक ही बात है। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपका एनआई है। इस एनआई को आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय इक्विटी करना है आपको। इक्विटी फंड्स में क्या लेना है, 2 लाख का अमाउंट लेना है, मतलब कौन सा इक्विटी फंड्स, मतलब ये शेयरहोल्डर्स फंड्स, शेयरहोल्डर्स फंड्स लेने पड़ेंगे आपको, जिसमें आपके पास 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000 आना चाहिए। लॉजिकली इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला तो ये 50,000 भी आना चाहिए, बट इन्होंने नहीं लिया उसे, तो हम लोग 2 लाख लेंगे। हम कितना लेंगे, 2 लाख। तो उसको हम इक्विटी बोल रहे हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं इसको, एनआई बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो दोस्तों यहां पे आ जाएगा 2 लाख, एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 अगर करेंगे तो 7% आंसर आता है। सर उससे आंसर क्यों नहीं आता है, बिकॉज वो आंसर कहीं ऑप्शन में मैच ही नहीं होता है, उसका आंसर
9.6% आता है, बट आपका आंसर कहीं पे है ही नहीं। सर 10 दे रखा है, सर 10 हम क्लिक कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले से भी आंसर नहीं मिलता था तो 9.6 को आप 10 बना सकते थे। ओके चलो, तो ये आपका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल से कि आईसीआई के मिस्टेक के साथ ही मुझे आंसर निकालना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। ओके, क्योंकि एमसीक्यू था इसलिए। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द ईबीआईटी इज 9 लाख रुपीज, द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%, करंटली द फर्म एम्प्लॉयज 30 लाख ऑफ डेट, मतलब 3 लाख का इंटरेस्ट हो गया। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज 12%, दैट्स योर क्यू। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा इन्होंने, मतलब इन्होंने के ही पूछा है आपको। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में के ही निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली आंसर आते हैं। के ही कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, विच इज नथिंग बट ईबीआईटी बाय क्यू। और आपका ईबीआईटी क्वेश्चन में दे रखा है 9 लाख, आपका क्यू दे रखा है 10%, नॉट 10%, 12% है शायद, यस 12%। सो 9 डिवाइडेड बाय 12% करेंगे तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आ जाता है 75 लैक्स, राइट। इस वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर मैं डेट की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा इक्विटी का वैल्यू। वैल्यू ऑफ इक्विटी को हम क्या बुलाते हैं? एस बुलाते हैं। एस इज नथिंग बट वी माइनस डी। आपका पूरा वैल्यू है 75 लैक्स का, डेट का वैल्यू दे रखा है 30 लैक्स का, इसका मतलब 45 लाख जो है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गया। एस वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया? 45 लैक्स। अब आपको के निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। के इज नथिंग बट एनआई बाई एस इंटू 100। आपके एनआई के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 9 लाख का ईबीआईटी है माइनस 3 लाख करना पड़ेगा, ये आपका एनआई आ जाएगा। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी, एंड फॉर ऑल द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज ईबीटी इज एनआई, इफ यू रिमेंबर। तो फिर ये एनआई यहाँ पर लेना है, इसको डिवाइड बाय एस करना है, 45 लाख इंटू 100 कर देना है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, 13.33% का के। 13.33 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 1000 यूनिट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 60 पर यूनिट, द ऑपरेटिंग लेवरेज इज 6 टाइम्स, कंबाइंड लेवरेज इज 24 टाइम्स, टैक्स रेट इज 30%, व्हाट वुड बी द ईबीटी, सॉरी ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है पूछ रहे हैं लोग आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? आपको लेवरेजेस की मदद से एक एक आंसर निकालने पड़ेंगे। जैसे कि डीओएल आपको दे रखा है 6 टाइम्स, फॉर्मूला है डीओएल इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है 60 इंटू 1000, 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड वी डोंट नो द ईबीआईटी। सो ऑब्वियसली अवर ईबीआईटी विल बी नथिंग बट 60,000 by 6, 60,000 by 6 is nothing but 10,000, 10,000 का आपका ईबीआईटी आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कंबाइंड लेवरेज भी दे रखा है 24 टाइम्स का, और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। करेक्ट, तो देयरफॉर आपको ईबीटी का आंसर आ जाएगा, आपका ईबीटी का आंसर आएगा 60,000 by 24 विच कम्स टू 2,500। ये आपका ईबीटी आ गया। अब देखिए ना, क्वेश्चन में कम से कम ऑप्शन में 2500 तो देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को कुछ लगे, इन्होंने तो वो भी नहीं दिया आंसर में। अब डायरेक्टली ईएटी निकालना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, विच इज नथिंग बट इस अमाउंट को कर दो इंटू 1 माइनस टैक्स, तो इंटू 0.7 से मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा आपका आंसर 1750 आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एकदम इजी क्वेश्चन दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से सब आंसर आ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कंपनी इश्यूज 10 लाख रुपीज, 12% debentures of 100 each. Debentures are redeemable after expiration period of 7 years. Company is in 35% tax bracket. And what is the cost of debt after tax if the debentures are issued at 10% premium, मतलब 110। तो दोस्तों केडी का redeemable कैटेगरी का फॉर्मूला आपको याद ही है, I इंटू 1 माइनस टी प्लस RV माइनस NP बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस NP बाय 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको। इसमें आपका इंटरेस्ट लोगे आप 12 रुपीज, इसको माइनस करो, इंटू करो 1 माइनस टैक्स 0.35 प्लस रेडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला 100 ले लो, नेट प्रोसीड 110 लेना पड़ेगा बिकॉज इशूड एट 10% प्रीमियम है। नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 7 ईयर्स है, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 बाय 2।
लास्ट में इंटू 100। तो देयरफॉर योर केडी कम्स टू हाउ मच? अगर आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपका केडी का आंसर 6.07% मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आता है। 6.07 मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आता है दोस्तों। तो यहां तक का पार्ट तो एकदम इजी था। अब आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इन्होंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन सॉल्व करने बोलते हैं, जहां पे आपको एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो चलो मेरे साथ मिलकर ये भी सॉल्व करते हैं प्रॉपर शीट पर। ओके, एम लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास for which the capitalization rate is 12%. It has 40,000 shares and the current market price is 200 rupees per share. Current market price कितना है? 200 rupees per share. It expects a net profit of rupees 5 lakh for the year, and board of directors consider dividend of 10 rupees per share. So that's your D1. M Limited requires to raise 10 lakh for an approved investment expenditure. इसका मतलब 10 लाख रेज करना है। और ये बोल रहे illustrate how the MM approach affect the value of M Limited if dividends are paid or not paid. As you all know कि MM approach clearly बोलता है dividend paid and not paid रहेगा, जो भी रहेगा value of firm will not change, value of firm will remain same. तो चलो प्रूव करके देख लेते हैं कि कैसे सेम रहेगा। सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1A। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। सबसे पहले प्राइस आफ्टर 1 ईयर का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर प्राइस इंटू 1 प्लस के, मतलब कंपाउंडेड बाय के रेट माइनस D1। करेक्ट। डिविडेंड पेड यहां पे ले लेंगे, डिविडेंड नॉट पेड यहां पे ले लेंगे। ओके, अब बोलो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू, अभी का प्राइस कितना है? 200 रुपया पर शेयर बोल रहे लोग। 1 प्लस के ही करेंगे तो 0.12 आपका के है, माइनस डिविडेंड पेड रहेगा तो कितना रहेगा? 10 रुपया बोला उन्होंने। तो देयरफॉर योर P1 कम्स टू 214 रुपीज इफ यू पे डिविडेंड, एंड इफ यू डोंट पे डिविडेंड तो फिर तो बहुत ही ईजी है। 200 इंटू 1 प्लस 0.12 एंड माइनस 0, डिविडेंड नॉट पेड बोल रहे हैं तो माइनस 0 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 224। तो प्राइस आफ्टर 1 ईयर तो आ गया दोस्तों। अब प्राइस आफ्टर 1 ईयर आने के बाद हम देखते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमारे पास रिटेन अर्निंग कितनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, और फिर डिसाइड करेंगे डेल्टा एन मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ओके, तो दोस्तों यहां पर एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। डिविडेंड पेड, डिविडेंड नॉट पेड, पर्टिकुलर्स कॉलम। थोड़ा कॉलम साइज बड़ा रखिए, कुछ कैलकुलेशंस दिखाने होंगे तो काम में आएंगे। और यहां पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितना करना है पढ़िए। नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कितना करना है पढ़िए, 10 लाख। यहां पर भी लूंगा मैं 10 लाख। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है अपने को, राइट। और क्वेश्चन में बोला है रिक्वायर्स 10 लाख इन्वेस्टमेंट, और यहां पर बोल रहे हैं कि कितने शेयर्स इशू करना है। तो हम एक काम करेंगे, रिटेन अर्निंग अवेलेबल निकाल लेंगे। कितना अर्न किया आपने? 5 लाख अर्न किया था। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है नेट प्रॉफिट 5 लाख, इसका मतलब 5 लाख आप अर्न करोगे तो नॉट पे डिविडेंड के वक्त तो रिटेन अर्निंग अवेलेबल पूरा 5 लाख ही रहेगा। बट अगर डिविडेंड पे कर देंगे तो 5 लाख में से डिविडेंड कितना पे होगा? पर शेयर 10 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने? नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 है। यस, 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स, तो 4 लाख का तो डिविडेंड हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास तो केवल 1 लाख रिटेन अर्निंग अवेलेबल रहेगा इधर, करेक्ट। तो फिर देयरफॉर अमाउंट टू बी रेज्ड, यहां पर कितना? 9 लाख रेज करना है आपको, और इधर कितना? सिर्फ 5 लाख रेज करना है आपको।
अब P1 यहां पर लेंगे, P1 डिविडेंड पेड के लिए 214 और यहां पर लेंगे 224। प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इस पर ही इशू करेंगे ना, ऑब्वियसली ये अमाउंट जो रेज करेंगे वो शेयर्स बेच के रेज करेंगे और शेयर्स इस प्राइस पर बेचेंगे। तो फिर डेल्टा एन, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड इज नथिंग बट C डिवाइडेड बाय D। 9 lakh divided by 214 gives me 4205.61 शेयर्स और यहां पर 5 lakh डिवाइडेड बाय 224 2232.14। ये आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। जानबूझ के इसको राउंड ऑफ नहीं करने का, इनफैक्ट लेने के वक्त आगे के कैलकुलेशन में न्यू नंबर ऑफ शेयर्स जितने ज्यादा करेक्ट ले पाओगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो डेल्टा एन आ गया। अब सीधा सीधा वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या है? V इज नथिंग बट n प्लस डेल्टा n इंटू P1 माइनस I माइनस E होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। ये आपका वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है। तो आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 40,000 है सर। यहाँ पर जगह नहीं है, अपन नीचे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, डिविडेंड पेड पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर नॉट पेड। डिविडेंड पेड, ओके। 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4205.61 इंटू P1 कितना? 214 इधर के लिए डिविडेंड पेड के लिए, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 10 लाख। अर्निंग कितना किया था साल भर में? 5 लाख। अर्निंग कितना किया था साल भर में? 5 लाख किया था, होल डिवाइड बाय आपका केई का रेट कितना था? 12% था, सो 1.12। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 80 lakhs। अगर आप डिविडेंड पेड के जैसे नॉट पेड को सॉल्व करोगे तो आंसर भी 80 lakhs ही आएगा। जैसे डिविडेंड पेड सॉल्व किया वैसे डिविडेंड नॉट पेड सॉल्व करते हैं। अगर नॉट पेड सॉल्व करेंगे सिर्फ ये दो चीजें चेंज होगी बस, बाकी पूरा आंसर सेम। तो यहां पर आएगा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स 2232.14 2232.14 एंड यहां का प्राइस पर शेयर 224 आएगा। इससे भी आंसर आपका 80 lakhs ही आएगा। ये आंसर अप्रोक्स आएगा क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है। कहां राउंड ऑफ किया सर हमने? आपने राउंड ऑफ किया यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के वक्त, इसलिए आपका आंसर एग्जैक्ट 80 lakhs नहीं आएगा बट 80 lakhs के बहुत नजदीक आएगा, जिसको देखकर आपको समझ जाएगा कि आंसर 80 lakhs ही है। और अगर आपको राउंड ऑफ डिफरेंस नहीं चाहिए तो फिर आप इस अमाउंट की जगह 9 लाख डिवाइडेड बाय 214 ले लो एंड 5 लाख डिवाइडेड बाय 224 ले लो, तो राउंड ऑफ डिफरेंस भी नहीं आएगा, बराबर आंसर .80 lakhs पे टैली होगा। तो चलो दोस्तों, ये आपका आंसर था जहां पर आपको वैल्यू ऑफ फर्म पूछना था। ये था क्वेश्चन नंबर 1A। अब आते हैं 1B की तरफ। 1B इज लेवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिससे आप डीओएल आसानी से निकाल सकते हो। फाइनेंशियल लेवरेज दिया है तो डीएफएल भी रेडी है अपने पास। डेट का अमाउंट रेट दे रखा है, टैक्स का रेट दे रखा है। अर्निंग्स यील्ड, क्या बोला इन्होंने? अर्निंग्स यील्ड बोला। तो अर्निंग्स यील्ड का फॉर्मूला याद है क्या आपको? ईपीएस बाय एमपीएस इंटू 100। तो आपके पास यील्ड रेडी है, आपके पास एमपीएस रेडी है। ये देखो एमपीएस 125 रेडी है, बस आप इजीली ईपीएस निकाल लोगे। उसके बाद इंटरेस्ट रेट पोस्ट टैक्स बोला है आपने, याद है? आरटीपी के वक्त भी मैंने आपको बोला था कि इसको प्री टैक्स करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो टैक्स का रेट कितना दे रखा है आपको? 25% दे रखा है। तो आपको इसको अगर प्री टैक्स करना होगा तो क्या करोगे? इफ दिस इज आफ्टर टैक्स तो 9% डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25 करना पड़ेगा। 9% को डिवाइडेड बाय 0.75 करना पड़ेगा, जिससे आंसर आता है 12%। और आपको डेट के अमाउंट पर, इस अमाउंट पर इंटू 12% करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। 1.5 इंटू 12% करोगे तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 18,000 आएगा। 18,000 आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट अमाउंट। यस गाइस, और इन्होंने बोला आपको पीवी रेशियो इज 30%। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों,
ये था आपका 1A। अब हम जा रहे हैं 1B की तरफ। 1 का बी। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। सेल्स माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, मिलेगा आपको कंट्रीब्यूशन, माइनस कर लोगे फिक्स कॉस्ट, मिल जाएगा आपको ईबीआईटी। करेक्ट। माइनस कर लोगे आप इंटरेस्ट, अभी अभी अपन इंटरेस्ट वो भी निकाल लिया था, तो ये दे देगा आपको आपका ईबीटी। माइनस कर लोगे टैक्स, ये आ जाएगा ईएटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो इसी को हम एनआई बुलाएंगे, राइट। और आपके पास ईपीएस रेडी हो जाएगा, तो उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। यहाँ पर ईपीएस लिख देता हूँ मैं, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी है। अब इसमें क्या क्या अपने पास क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देना एक बार, और एक एक करके आंसर्स निकालना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है देख लो एक बार। टैक्स का रेट दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25%। ठीक है, आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट निकल सकता है इजीली। डेट का अमाउंट 1,50,000 है, इंटू 12% कर लेना आप, 18,000 का इंटरेस्ट आएगा। 12% कैसा है मैंने आपको बताया, प्री टैक्स को पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स बनाया अपन ने। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपके पास, दैट्स इट, इतना ही है, कोई बात। ओके, अब यहां पर सबसे पहले वर्किंग नोट्स के बेसिस पर आगे बढ़ना पड़ेगा हमको, और फिर एक एक करके सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर डीओएल निकाल लेते एक बार। 1 by margin of safety, so it's 1 by how much, margin of safety is 0.4, तो 1 by 0.4 करेंगे, 2.5 टाइम्स डीओएल आता है। आपको डीएफएल तो दे ही रखा है, कितना दे रखा था आपको डीएफएल, आपको डीएफएल का अमाउंट दे रखा था, मतलब नंबर दे रखा है 1.5। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम राइटिंग डीएफएल इज 1.5। ठीक है, कोई बात नहीं, इजीली आंसर्स आ जाएंगे अब एक एक करके। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे डीएफएल को यूज करना पड़ेगा, और हमारे पास ईबीआईटी और ईबीटी का डिफरेंस इंटरेस्ट रेडी है, तो हम बोलेंगे 1.5 इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 18,000 का इंटरेस्ट, राइट। और फिर इसको सॉल्व करके 1.5 ईबीआईटी माइनस 18,000 into 1.5 is 27,000 is equal to 1 EBIT. Therefore, 0.5 EBIT is equal to 27,000, and therefore your EBIT answer comes to 54,000 rupees. क्या आपको समझा, आपका EBIT का आंसर 54,000 आता है। ये EBIT का आंसर मैं अलग इंक से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए कि हम क्या निकाल रहे हैं। हमने 54,000 का आंसर निकाल लिया, करेक्ट। इंटरेस्ट भी रेडी था, तो ईबीटी आपका ईबीटी भी आंसर आ जाएगा। 54 माइनस 18,000 करेंगे तो 36,000 आएगा ईबीटी। इस पर आप टैक्स ले लो 25% का, 9,000 लेस इज इक्वल टू कर लेंगे 27,000 का ईएटी आ गया। ठीक है, यहां तक का सब कुछ क्लियर है, ग्रेट ग्रेट। अब क्योंकि आपके पास ईबीआईटी रेडी है, तो मैं एकदम आसानी से क्या कर सकता हूं, डीओएल यूज कर सकता हूं, जिसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। अब मेरे पास डीओएल कितना है, 2.5 है सर। कंट्रीब्यूशन कितना है नहीं पता है सर, बट ईबीआईटी मुझे पता है 54,000 है, अब मुझे पता है। देयरफॉर माय कंट्रीब्यूशन विल बी 54,000 into 2.5, that is 1,35,000 rupees। 1,35,000 मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया है, तो मैं कंट्रीब्यूशन जो है वो सीधा सीधा 1,35,000 इधर लिख दूंगा, एंड क्योंकि मेरे पास पीवी रेशियो रेडी है तो मेरा सेल्स भी आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास पीवी रेशियो रेडी है, तो पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो अपने पास रेशियो कितना रेडी है, पीवी रेशियो 30%।
इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1,35,000 है, तो देयरफॉर हमें सेल्स मिल जाएगा। हमारा सेल्स का अमाउंट रहेगा 4,50,000 रुपीज। 4,50,000 रुपीज सेल्स अमाउंट आ गया, ये यहां पर रख देंगे सेल्स अमाउंट 4,50,000। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैन बी बैलेंसिंग फिगर, $3,15,000 and fixed cost can also be my balancing figure, 81,000 एंड दैट्स इट। पूरा इनकम स्टेटमेंट जो है वो रेडी है अपने पास, राइट। अब यहां पर इन्होंने आपको दे रखा था अर्निंग्स यील्ड रेशियो विच इज नथिंग बट EPS by MPS into 100, करेक्ट। कितने का अर्निंग यील्ड दे रखा था क्वेश्चन में? अर्निंग यील्ड दे रखा था 12% का। EPS हमें पता नहीं है बट MPS हमें पता है 125 है, तो देयरफॉर EPS विल बी नथिंग बट 125 into 12%, 15 रुपीज पर शेयर। और ये EPS अगर मैं इधर डाल दूं 15 रुपीज पर शेयर का, तो फिर ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ शेयर्स विल बी सो इजी एंड आई बाय EPS करना पड़ेगा। 27,000 बाय 15 करेंगे, तो इससे आ गया मेरे पास 1800 शेयर्स। तो देखिए मेरा इनकम स्टेटमेंट भी रेडी है और मेरा आंसर भी पूरी तरीके से रेडी है। ये आंसर के तक ICAI ने करेक्टली सॉल्व किया, कोई मिस्टेक नहीं किया फॉर्चुनेटली। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1C की तरफ। ये भी एक लेवरेज का क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। भाई साहब इतना लेवरेज एग्जाम में आता नहीं है बैक टू बैक, पर ठीक है, ये मॉक टेस्ट पेपर है, फाइनल पेपर नहीं है, ठीक है। यहां पर एक स्लाइड ट्विस्ट है, बाकी पूरा आंसर वैसा ही है। फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा है 4 टाइम का, PV रेशियो फिर से दे रखा है 40% का, टैक्स रेट भी दे रखा है, डेप्रिसिएशन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10,000 का दे रखा है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 15, प्रेफरेंस डिविडेंड दे रखा है मतलब, और वो भी स्पेसिफिकली अलग तरीके से दे रखा है। 15% ऑफ EBIT बोला इन्होंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब EBIT। जनरली प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट दिया रहता है बट ये रेट नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 15% ऑफ ऑपरेटिंग इनकम बोला उन्होंने, प्रॉफिट। कैश ब्रेक इवन सेल्स दे रखे आपके पास 2,25,000 के, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दे रखा है लास्ट ईयर तक का। एंड ये आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट रेडी है जहां पे इंटरेस्ट का एक्सपेंस आपको दे रखा है अमाउंट, ओके। और आपको बोला है कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एंड कंबाइंड लेवरेज निकालना है क्योंकि फाइनेंशियल तो उन्होंने दिया है, परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है, अगर सेल्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे 7% से, यहां पर हम यूज करेंगे कंबाइंड लेवरेज को क्योंकि EPS और सेल्स की बातें चल रही है। कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स ऑन 31 मार्च 2024, मतलब ROE निकालना है आपको लेटेस्ट ईयर का। और अमाउंट ऑफ डेट निकालना है इफ पोस्ट टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6.65%, तो अमाउंट ऑफ डेट निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। प्री पोस्ट टैक्स रेट दे रखा है, इसको पहले प्री टैक्स बनाइए, प्री टैक्स बनाकर आप इंटरेस्ट पे लगा दीजिए, इसको यूज कर लीजिए, और इंटरेस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट करके आपका डेट का आंसर आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ भी हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में। देख लेते एक बार, ICAI ने बराबर सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, 1 का C है शायद, 1 का C, 1 का C पार्ट। तो सबसे पहले आप अमाउंट ऑफ डेट निकाल लो, कितना दे रखा है आपको पोस्ट टैक्स रेट, प्री टैक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्री टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट 6.65% डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। टैक्स का रेट कितना दे रखा है 30%, 6.65 डिवाइडेड बाय 0.7, 9.5% इज प्री टैक्स। अब हम बोलेंगे देयरफॉर डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट,
ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 57,400 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9.5%। 57,400 डिवाइड बाय 9.5%, 6,04,210। 6,04,210 is your debt amount। ओके, अमाउंट ऑफ डेट आ गया ये। इन्होंने इनके आंसर में क्या किया है, क्लरिकल मिस्टेक्स किए कुछ सॉल्व करने के वक्त। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल, उनका आंसर और हमारा आंसर 100% मैच नहीं होगा। यहां तक तो मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके आगे थोड़ा दिक्कत आएगा। ओके, अब इसके बाद हम यूज कर लेंगे लेवरेजेस टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो हम बोलेंगे DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। आपका DFL कितना दिया है, आपका DFL कितना दिया है, 4 टाइम्स दे रखा है। EBIT को मैं x अज्यूम कर लेता हूं, तो x माइनस इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा, 57,400 क्वेश्चन में छपा है। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 15% ऑफ EBIT बोला उन्होंने, इसलिए मैं कितना ले रहा हूं प्रेफरेंस डिविडेंड को, 0.15x। ध्यान से समझो, 15% इज नॉट प्रेफरेंस डिविडेंड रेट, 15% ऑन EBIT इज प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट। तो मैं यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट ले लिया हूं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 कर दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x का मतलब EBIT का। ओके, तो ये रहेगा आपका 4x माइनस 2,29,600 माइनस 0.6x डिवाइडेड बाय 0.7 इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर लो। 4x माइनस 2,29,600 माइनस 0.857x इज इक्वल टू x। तो x एक साइड ले लो, 3.14x माइनस 2,29,600 is equal to 1x. Therefore, x is equal to EBIT is equal to 1,07,290। 1,07,290 ये आंसर आता है। एवरीबॉडी, इंस्टीट्यूट ने ये आंसर कैलकुलेशन करने के वक्त मिस्टेक किया, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब लिखा के दिया है। राइट, इंस्टीट्यूट का आंसर ये स्लाइटली डिफरेंट है, 1,06,296 है, बट अपना आंसर आता है जो करेक्ट है 1,07,290। ओके, ये आ गया आपका x। अब इससे आप प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट भी निकाल सकते हो। देयरफॉर प्रेफरेंस डिविडेंड इज 15% ऑफ 1,07,290। 1,07,290 into 15% comes to 16,094। 16,094 करेक्ट। ये आ गया आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट आपको दे रखा है, आपको फॉर्मूला पता है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपके पास पीवी रेशियो भी रेडी है, फिक्स कॉस्ट भी रेडी है, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट भी रेडी है आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू बीईपी इंटू पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 2,25,000 है, और पीवी रेशियो कितना है, 0.4 है, 0.4 ही दिया है ना पीवी रेशियो, यस 40% मतलब 0.4, तो 2,25,000 इंटू 0.4 90,000। इज माई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी आ चुका है। अब अगर फिक्स कॉस्ट में क्लियरली ये लोग बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन 10,000 है, डेप्रिसिएशन अलग से बोला है 10,000 है, पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ही है बोल रहे वो लोग ऑब्वियसली, तो फिर इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी नथिंग बट दैट 90,000 विच यू जस्ट कैलकुलेटेड, वो
एंड 10,000 डेप्रिसिएशन अलग से। ओके, तो फिक्स कॉस्ट रेडी हो चुका है। अब जाते हैं आगे किसकी तरफ, थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाके देख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में हम क्या कर सकते हैं। ओके, सेल्स माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस कर लोगे आप आपका फिक्स कॉस्ट, यहां पर चाहिए तो लिख दो टोटल फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट 90,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख का आपका टोटल फिक्स कॉस्ट है, और ये देगा आपको आपका ईबीआईटी, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, मिलेगा ईबीटी, माइनस करेंगे टैक्स, मिल जाएगा ईएटी, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, मिल जाएगा एनआई। करेक्ट। अब इसमें से क्या क्या आंसर्स रेडी हो गए, टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख रेडी हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट क्वेश्चन में दे रखा था, ईबीआईटी निकाला क्या अपन ने, यस निकाला था। ईबीआईटी कितना आया 1,07,290, तो ईबीआईटी लेंगे 1,07,290। रिवर्स कैलकुलेशन मैं करूँ अगर, तो 2,07,290 विल बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड क्योंकि पीवी रेशियो पता है मुझे, तो मैं सेल्स इजीली निकाल सकता हूँ। सेल्स कितना आएगा फिर मेरा, अगर मुझे पीवी रेशियो पता है तो मेरा सेल्स कितना आएगा, इज वेरी सिंपल, 2,07,290 डिवाइडेड बाय 40%, 2,07,290 divided by 40% comes to 5,18,225। 2,07,290 का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैन बी बैलेंसिंग फिगर, दैट्स 3,10,395 राइट। ये एक एक करके हमारे नंबर्स आ गए सब कुछ। अब इंटरेस्ट का अमाउंट तो क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा था इंटरेस्ट अमाउंट, देखिए इंटरेस्ट अमाउंट इज गिवन 57,400, तो फिर फाइनली 1,07,290 माइनस 57,400 gives me 1,01,000, no 1,07,290 minus 57,400, 49,890। टैक्स एट द रेट, टैक्स का रेट क्वेश्चन में दे रखा है 30%, 14,967 less is equal to 34,923। प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट हमने निकाला था ऊपर, ये है 16,094, 16,094 अगर मैं लेस कर दूं 18,829 is my earning available for equity shareholders. My income statement is fully ready। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला आपको इनकम स्टेटमेंट निकालो, हमने इनकम स्टेटमेंट पूरा निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन में बोला ऑपरेटिंग लेवरेज कंबाइंड लेवरेज निकालो, अपन ने वो भी निकाल लिया क्या, नहीं निकाला अभी तक। ऑपरेटिंग लेवरेज मैंने निकाला है क्या, नहीं, चलो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी बोल लो तो भी चलेगा। कंट्रीब्यूशन कितना है 2,07,290, ईबीआईटी कितना है 1,07,290। फाइनेंशियल लेवरेज क्वेश्चन में दे रखा था, कंबाइंड लेवरेज निकाल सकते हैं आप, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी करना पड़ेगा, बट ईबीटी नहीं कर सकते, आपको एक काम करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों को मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल लो। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल दोनों को मल्टीप्लाई कर इजीली आ जाएगा। ठीक है, कितना आता है देखिए, 2,07,290 डिवाइडेड बाय 1,07,290, 1.9321। ठीक है, तो 1.9321 यहां पे ले लेता हूं मैं, ठीक है, इनटू फाइनेंशियल लेवरेज
मेरा फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 टाइम्स। तो ये जो मेरे कैलसी के स्क्रीन पर आंसर है इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा ताकि राउंड ऑफ डिफरेंस कम आए। 7.7282 टाइम्स। लेवरेजेस आर ऑलवेज इन टाइम्स। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर भी रेडी है, हमने लेवरेजेस भी निकाली है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, सेल्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय 7%। तो कंबाइंड लेवरेज यूज कर लो, अभी निकाला आपने कंबाइंड लेवरेज का आंसर 7% चेंज ना, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आपके पास कंबाइंड लेवरेज आया 7.7282 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस divided by 7. Therefore, percentage change in EPS will be 54%. 54.10% is the percentage change in EPS. Easy था ये भी आंसर। Yes. रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है 31 मार्च 2024 का रिटर्न ऑन इक्विटी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, बोलो। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, फोर्थ पार्ट है, नहीं ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। बोलो, रिटर्न ऑन इक्विटी इज नथिंग बट NI बाय इक्विटी इंटू 100। आपका NI कितना है, 18,829 डिवाइडेड बाय इक्विटी के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी 1 लाख के शेयर्स है आपके पास, 35,637 का आपके पास रिजर्व्स है। देखो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है रिजर्व्स 35,637 के रिजर्व्स, और इस बार का आपका प्रॉफिट वो भी एक रिजर्व्स का पार्ट हो जाएगा। इस बार का आपका प्रॉफिट है 18,829। तो 18,829 ये आपका इक्विटी आ गया, इनटू 100 कर दिया मैंने। क्या किया सर, डिनोमिनेटर में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस और कुछ नहीं। ये दोनों भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही पार्ट है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आता है, 12.19% आता है। 12.19% आता है। 18,829 डिवाइडेड बाय 1,54,467 इंटू 100, 12.19%। ये आ गया आपका ROE। दैट्स इट, हो गया सब कुछ सॉल्व। और कुछ बचा है क्या भाई? यस, अमाउंट ऑफ डेट तो पहले ही सॉल्व कर दिया था अपन ने। इजी क्वेश्चन बट लेंथी क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते। इसमें सिर्फ ICI ने मिस्टेक्स किए कुछ नंबर कैलकुलेशन में, तो आपको बस उतना केयरफुल रहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ आगे बढ़ते। 2A बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, क्या बोला है 2A क्वेश्चन में, देखते हैं एक बार। 2A क्वेश्चन, Q Limited has the following capital structure at book value as on 31st March 2024. Equity share capital 10 lakh shares, 12% preference shares अमाउंट दिया है, 11% डिबेंचर्स अमाउंट दिया है। इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी आर सोल्ड फॉर 400 rupees per share. Okay, it is expected that next year company will pay 20 rupees per share, that's your D1, and which is expected to grow at 5% per annum, so that's your growth rate. Assume corporate tax 35%. Compute the WACC of company on existing मतलब book value capital structure. Very very easy question. सबसे पहले निकाल लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2A में K D1 by P0 plus G into 100 से। आपके पास क्वेश्चन में D1 दे रखा है 20, P0 दे रखा है 400, ग्रोथ रेट दे रखा है 0.05। आप इसको सॉल्व कर लो और आपका K आएगा 10%। एवरीबॉडी के आ गया। KD के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, तो सीधा सीधा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। इंटरेस्ट है 11%, 1 माइनस 0.3 करना पड़ेगा, तो फिर इसका आंसर आएगा 7.7%। KP के लिए कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट दिया है उतना ही अमाउंट आएगा, रेट आएगा, दैट इज 12%। हो गया खत्म, इंडिविजुअल कॉस्ट रेडी है। सीधा सीधा जो बुक वैल्यूज क्वेश्चन में छपे उसको लेकर आंसर निकालना है, सिंपल।
back calculation, sources, amount, proportion, individual cost, प्रोडक्ट। सोर्सेस में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या क्या दे रखा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स। अमाउंट में 4 करोड़ 80 लाख एंड 2 करोड़। 4 करोड़ 80 लाख 2 करोड़। इन लैक्स बोल रहे हैं अपन ना, करोड़ का है बट इन लैक्स लिख रहे हैं अपन। अमाउंट इन लाख कर दिया मैंने और ये आ गया 680। इसका प्रोपोर्शन निकाल लेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं इससे। 400 डिवाइड बाई 680 इंटू 100, 58.82%। 80 divided by 680 into 100, 11.76। 200 divided by 680 into 100, 29.41। इंडिविजुअल कॉस्ट के कितना आया था आपका? 10%। केडी आया आपका 7.7, नीचे लिखना पड़ेगा, एंड केपी है 12%। ओके, तो ये आगे मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट ले लो। 58.82 into 10%, memory plus 5.882, 11.76 into 12%, 1.4112, 29.41 into 7.7%, 2.26। memory recall 9.56%। 9.55777 आंसर आता है, तो 9.56%। दैट्स माय बैक। ये पार्ट तो हो गया, एकदम इजी था। अब सेकंड पार्ट बोलता है कंप्यूट द न्यू बैक। सेम क्वेश्चन क्लास में भी सॉल्व किया अपन ने। इफ कंपनी रेज एडिशनल फंड्स 50 lakhs by issuing debt of 12% at 12 debentures at 12%, this would result in increasing the expected dividend to 25 instead of 20, and the growth rate will remain unchanged, मतलब 5%, but the price of the shares will come down to 300 rupees per share। 400 से हो गया 300, तो इसकी वजह से आपका केई चेंज हो जाएगा और न्यू केडी निकालना पड़ेगा, और फिर 3 नहीं 4 आइटम के साथ बैक निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी। केडी न्यू डिवेंचर्स के लिए इज नथिंग बट, न्यू डिवेंचर का आपका रेट कितना है? 12% है, बराबर है। तो हम बोलेंगे I इंटू 1 माइनस टी, 12% इंटू 1 माइनस 0.3 इज नथिंग बट 8.4%। एंड रिवाइज्ड के आपको निकालना पड़ेगा। रिवाइज्ड के D1 इस बार लेना पड़ेगा 25, P0 लेना पड़ेगा 300, ग्रोथ रेट वही रहेगा आपका 5%, एंड आपका रिवाइज्ड के आएगा 13.33%। दैट इज योर रिवाइज्ड के। खत्म। अब इसके साथ यही सेम टेबल, सिर्फ एक आइटम एक्स्ट्रा और कुछ आइटम चेंज। फॉर्मेट पूरा रेडी है। चलिए, न्यू डिबेंचर्स। कितने के डिबेंचर्स इशू किए आपने? 50 lakhs के। तो 680 प्लस 50 करना पड़ेगा। 680 प्लस 50 इज 730 lakhs। प्रपोर्शन निकालने के लिए
400 divided by 730 into 100, 54.80%. 80 divided by 730 into 100, 10.96%. 200 divided by 730 into 100, 27.4%. 50 divided by 730 into 100, that's 6.85. बस इंडिविजुअल कॉस्ट में जो आपका रिवाइज्ड के है वो 13.33 लेना पड़ेगा आपको, एंड आपका न्यू डेट का कॉस्ट है 8.4%। इसी के साथ आपको प्रोडक्ट निकालना 54.8 into 13.33%, 7.30 memory plus 10.96 into 12%, 1.31 मेमोरी प्लस 32 ले लो, फिर 27.4 इंटू 7.7% मेमोरी प्लस 2.11 ले लो, 6.85 इंटू 8.4% मेमोरी प्लस 0.58 ले लो। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो हमारा आंसर आता है 11.30%, 11.31%, ये हमारा फाइनल आंसर आता है। यस गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जबरदस्त जबरदस्त। तो हमारा वैक भी निकल चुका है दोस्तों, राइट। सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये एक बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ चुका है, मतलब अपने रेगुलर नोट्स का ही है, अपन ने बहुत बार सॉल्व किया, टेस्ट में भी मैंने पूछ लिया था, ठीक है। एक बार पढ़ लेते, फटाफट सॉल्व कर लेते। दिस कंपनी इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी फॉर अकाउंट रिसीवेबल एंड इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द 2 प्रपोज्ड पॉलिसी, मतलब टोटल 3 पॉलिसीज रहेंगे। करंटली द कंपनी हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ 50 लाख, अपनी बुक में भी 650 लाख का फिगर था। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ऑफ 4 टाइम्स अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब 3 मंथ में कलेक्शन हो रहा है। 3 मंथ ऐसे साल में 4 बार होगा, इसलिए 4 टाइम्स। सो 3 मंथ्स कंसिडर करेंगे हम उसको। द current level of losses due to bad debts is 1,50,000. Company is required to give a return of 20% on investment in new account receivable. So that's your required rate of return. Finance cost है वो आपका। Company's variable cost is 70% of the selling price. Yes, तो variable cost दे रखा है। Given the following information, identify the better policy. आपके पास present policy, proposed policy 1, proposed policy 2 ऐसा दे रखा है। और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2.4 टाइम्स दिया है। आपको पता है 12 डिवाइड बाय 4 करोगे 3 मंथ्स आएगा, 12 डिवाइड बाय 3 करोगे 4 मंथ्स आएगा, 12 डिवाइड बाय 2.4 करोगे 5 मंथ्स आ जाएगा। ये आपका कलेक्शन पीरियड रहेगा। एंड बैड डेट्स के अमाउंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो आप इसको इंक्रीमेंटल अप्रोच से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है, बट इन्होंने नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व किया। हम भी नॉर्मल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर वेरीफाई करने के लिए हम नॉर्मल से सॉल्व करके देखते हैं। एक ही बात है, आई टोल्ड यू, वैसे भी आपको याद होगा तो, कि इंक्रीमेंटल अप्रोच इज नॉट कंपल्सरी, इट इज एडवाइजेबल। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 2 का भी। क्वेश्चन नंबर 2 का भी पर्टिकुलर्स existing policy, proposed policies 1, 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स के साथ। पहले एक काम करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड is equal to 12 divided by turnover ratio. So it is 12 divided by 3 times, 3 times था क्या?
4 times. 12 divided by 4 times is equal to 3 months. 12 divided by 3 times is equal to 4 months. 12 divided by 2.4 times is equal to 5 months. ये आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया. लाइन ड्रॉ कर लीजिए और मेन आंसर शुरुआत कीजिए. यहाँ पे लिखिए ए सेल्स 50 lakhs, 60 lakhs, 67,50,000. इनफैक्ट नंबर टू नंबर अपने पास सेम था मन में क्लास में जो सॉल्व किया अपन ने. वेरिएबल कॉस्ट 70%, therefore contribution will be remaining amount. I'm just using shortcut to save the time. 35 lakhs. So remaining amount is 15 lakhs. 42 lakh. So our remaining amount will be 18 lakhs. Are you understanding? This is 18 lakhs. Correct? 18 lakhs. Then 67.5 into 70%, 47,25,000 लेस इज इक्वल टू कर दीजिए 20,25,000 इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन. करेक्ट. कॉन्ट्रीब्यूशन तक का आंसर सबका आ गया. अब इसके बाद माइनस करना चाहिए. एक्चुअली इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज कर इंक्रीमेंटल से सॉल्व करना चाहिए, बट कोई बात. इन्होंने नॉर्मल सॉल्व किया. हम ले लेंगे बैड डेट्स. कोई कलेक्शन एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा EBIT. एक्चुअली इसको EBIT बोलना भी गलत है क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं लिया. कोई बात नहीं. फाइनेंस कॉस्ट. तो बैड डेट्स कितना है? 1,50,000, 3 lakhs, 4,50,000. करेक्ट ना? तो आपका EBIT आ जाएगा 13,50,000, 15 lakh, and it will be 14 lakh, 15,75,000. करेक्ट. इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे? बी मतलब वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट पे हम लेंगे रेट. कितना रेट एक्सपेक्टेड है इनको? 20% into collection period divided by 12. Collection period divided by 12. B into 20% into collection period divided by 12. So 13,50,000 into 20% divided by 12 into 3. तो यहाँ का फाइनेंस कॉस्ट आएगा 67,500. यहाँ का फाइनेंस कॉस्ट आएगा 67,500. कैसे लिया? वेरिएबल कॉस्ट 1 second 35 lakh into 20% divided by 12 into 3. 1,75,000 था रे. कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने. वेरिएबल कॉस्ट लेना चाहिए था 35 लाख. तो 1,75,000 ये आ गया. सेकेंड सिनेरियो, इट विल बी 42 lakh वेरिएबल कॉस्ट into 20% divided by 12 into 4. ये आ गया 2,80,000. लास्ट केस 47,25,000 into 20% divided by 12 into 5, and that comes to 3,93,750. फाइनली नेट बेनिफिट आएगा दोस्तों अपना. Net benefit will be nothing but E minus F. E minus F. So 13,75,000. So 13,50,000 minus 1,75,000. It will be 11,75,000. Second case 15 lakh minus 2,80,000. That's 12,20,000. Last case 15,75,000 minus
393,750, that's 11,81,250. 11,81,250. So my final answer will be proposed policy 1 should be selected. proposed policy 1 because उसमें हमारा नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. व्हाट नेक्स्ट? 3A एंड 3B. 3A एंड 3B. तो ये 3A 3B, इसमें 3A तो बहुत ही ईजी है. 3A क्या बोल रहे हैं देखिए. This company is considering total investment of 27 lakhs. You are required to calculate the EBIT at which EPS is indifference between फाइनेंसिंग alternatives which will occur. तो आपके पास 27 लाख रेज करने के लिए दो ऑप्शन है और दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है? इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है. Difference point is such a level of EBIT at which EPS under both the plans is same. तो यहाँ पर बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल 18 lakhs एंड 14% डिवेंचर्स 9 लाख. तो 18 लाख प्लस 9 लाख इज 27 lakhs. और यहाँ पर बोला इक्विटी शेयर कैपिटल 15 lakhs, प्रेफरेंस शेयर्स 16% से 5 लाख, 14% डिवेंचर्स से 7 लाख. तो 15 प्लस 5 20 प्लस 7 27 lakhs. तो ये बोल रहे हैं अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25%. द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज टेकन एज 10 रुपीज पर शेयर इन ईच केस. मतलब दोनों केस में पर शेयर वैल्यू 10 रुपीज लेना है. एंड बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फॉर बोथ द प्लान्स. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3A. ठीक है. प्लान 1, प्लान 2, जस्ट टू एक्सप्लेन यू. 18 लाख इक्विटी से आ रहा है और यहां पर डेट से 9 लाख आ रहा है और डेट कितने रेट से? 14% से डेट है. यहाँ पे इक्विटी से 15 लाख आ रहा है, 14% डेट से 7 लाख आ रहा है और प्रेफरेंस शेयर्स जो कि 16% रेट से यहाँ पर कुछ नहीं आएगा बट यहाँ पर 5 लाख आएगा. तो ये भी 27 लाख है, ये भी 27 लाख है. जस्ट समरी टू एक्सप्लेन यू. ओके, अब लेट EBIT TBX बोलते. अंडर फर्स्ट प्लान व्हाट विल हैपन? एक्स माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट तो फर्स्ट प्लान में एब्सोल्युटली यहाँ पर 9 लाख पे 14% लेना पड़ेगा. 9 इंटू 14% इज 1.26 लैक्स. ये आपका EBT आ गया. लैक्स में सॉल्व कर रहा हूँ मैं. ये आपका EBT आ गया इंटू 1 माइनस 0.25. ये आपका EAT आ गया. प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं तो ये आपका NI आ गया. इसको 18 लाख के शेयर्स जो है वो पर शेयर 10 रुपीज बोला. मतलब 1.8 लाख के शेयर्स हो गए, 1.8 नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 1.8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स. दिस इज इक्वल टू अनदर प्लान EPS. अनदर प्लान EPS EBIT TBX माइनस नेक्स्ट प्लान के अंदर 7 लाख पे 14%. तो 7 इंटू 14% इज 0.98 इंटू 1 माइनस 0.25 माइनस 5 लाख पे 16%. सो 5 लाख इंटू 16% इज 0.8 lakhs होल डिवाइडेड बाय यहाँ के नंबर ऑफ शेयर्स में 15 लाख डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा. मतलब 1.5 लाख करना पड़ेगा. इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा. 1.5 इंटू 0.75x माइनस 0.945 is equal to 1.8 into 0.75x minus 0.735 minus 0.8. इधर ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट डायरेक्टली इधर आएगा क्योंकि मैंने 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दिया उधर भी, राइट. और डिनोमिनेटर अपोजिट साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं. अब जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा. 1.125x माइनस 1.4175 is equal to 1.35x minus 1.323 माइनस 1.44. करेक्ट. अब यहां पर ये बचता है 1.3
3455 is equal to 0.225x. Therefore x is equal to, आपका आंसर आता है 5.98 lakhs. मतलब this is your indifference point. Such a level of EBIT at which EPS under both the plans is same. तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 5.98 lakhs. स्टेप बाय स्टेप आंसर रेडी है, बाद में देख लेना, अच्छे से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना. एंड जो आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स. तो फर्स्ट प्लान के लिए हम बोलेंगे इंटरेस्ट कितना है. इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट प्लान 1.26 निकाला ना उधर, 1.26. एक काम करो 1,26,000 पूरा लिख देते हैं. 1,26,000 प्लस ये तो जीरो ही है, तो फर्स्ट आंसर इज 1,26,000. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट प्लान का कितना आ रहा है 1,26,000. प्लान 2 के लिए आपका सेकेंड प्लान का इंटरेस्ट है 98,000, तो हम बोलेंगे 98,000 प्लस सेकेंड प्लान का प्रेफरेंस डिविडेंड है 80,000. 80,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.25. 80,000 divided by 0.75 plus 98,000. That comes to 2,04,667. 2,04,667 ये प्लान 2 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है. फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट उससे हमारा आंसर आ गया. राइट एवरीबॉडी. तो आई होप कि आप सबको ये समझा है अच्छे से. यस गाइस. अब आते हैं द लास्ट क्वेश्चन, द फाइनल क्वेश्चन 3B की तरफ. 3B अगर सॉल्व हो जाता है उसके बाद तो पूरा थ्योरी पार्ट ही है. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. दिस कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी engaged in the business of deliveries is in need of delivery vehicles. The company is considering two different options. Option A, buying brand new 4 electric vehicles that would cost 1,50,000 each with GST of 5%, not eligible for set off. तो अलग से GST भरना पड़ेगा. Electric vehicles would be eligible for government subsidies of rupees 20,000 each, but will be receivable at the end of the year, मतलब first year के end में. Delivery of the vehicle would be the life of the delivery vehicle will be 10 years. Scrap value would be considered 10% of gross cost, मतलब gross of GST. तो यहाँ पर बोला है ऑप्शन बी, तो ये पूरा ऑप्शन बी का इंफॉर्मेशन है. फिर बोला है कंपनी इज एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज कॉर्पोरेट टैक्स रेट एंड कैपिटल गेन टैक्स रेट इज 15%. ठीक है, टैक्सेशन भी दिया. कैपिटल गेन टैक्स रेट जब दिया रहता है तो आपको अलग से कैपिटल गेन कंसिडर करना पड़ेगा. Whereas the vehicle would be depreciated at 20% on WDV basis. The this company's average required rate of return is 15%, so that becomes your discounting factor. You are required to evaluate both the options and advise the best one. Revenue and cash expenses for this company is expected at 15 lakh per annum, and ये revenue हो गया. Cash expenses are 10 lakh per annum. Okay. Second option पढ़ते क्या है. सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है द अदर अल्टरनेटिव टू बाय द व्हीकल नीडेड ऑन अ सेकेंड हैंड बेसिस फॉर रुपीज 1 लाख ईच. तो सेकेंड हैंड बेसिस पे 1 लाख ईच 4 व्हीकल खरीदना है, 4 लाख लगेंगे. एंड इट हैज अ लाइफ ऑफ 5 years. आफ्टर 5 years डन, कैपिटल वर्क ऑन द व्हीकल विल बी 70,000 ईच. मतलब 5 साल के एंड में आपको 70,000 हर एक व्हीकल पे खर्च करना है. आफ्टर विच दे विल बी यूज फॉर अनदर 5 years. तो और 5 years यूज कर सकते हैं. द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द स्पेयर पार्ट्स रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ 5 years वुड बी 32,000. मतलब 5 साल बाद जब आप थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस वापस करोगे तो स्पेयर पार्ट्स कुछ बेच दोगे जिससे आपको 32,000 टोटल आएगा. ईच नहीं बोला, टोटल बोला है. Whereas at the end of the 10th year the scrap value of the vehicle will be 4,000 each. तो 4,000 into 4 vehicles 16,000 आएगा आपको ऑप्शन बी में. तो चलो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन ओके. क्वेश्चन नंबर 3 का बी. सबसे पहले ऑप्शन 1 देखते. इनिशियल आउटफ्लो
आपको 1,50,000 के 4 व्हीकल्स खरीदने। तो टोटल आउटफ्लो होगा 6 लाख का प्लस 5% जीएसटी भरना होगा 30,000 का। तो टोटल आ जाएगा 6,30,000। ग्रॉस कॉस्ट बोल दो आप इसको, क्योंकि 10% इसी पे लेना है। सर गवर्नमेंट सब्सिडी वो 1 साल के एंड में आएगा, वो आपका इनफ्लो रहेगा 1 साल के एंड पे। तो ये आपका 0 ईयर का कैश आउटफ्लो हो गया। उसके बाद आपको इंटरिम पीरियड सॉल्व करना है। इंटरिम कैश फ्लोस, ईयर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक काम करते हैं, नेट रेवेन्यू लिख देते हैं। वैसे भी क्या है ना, हर साल का रेवेन्यू भी सेम है और एक्सपेंस भी सेम है, तो कोई सेंस नहीं बनता रेवेन्यू एक्सपेंस लिखने में। नेट रेवेन्यू लिख देंगे एंड यहाँ पर चाहिए तो अलग से नेट रेवेन्यू दिखा देंगे। इंटरिम कैश फ्लो में ऊपर लिख देता हूँ, नेट रेवेन्यू इज नथिंग बट 15 लाख का ग्रॉस रेवेन्यू माइनस 10 लाख का कैश एक्सपेंस, तो 5 लाख का नेट रेवेन्यू आ गया। नेट रेवेन्यू, अब यहां पर डेप्रिसिएशन लेना होगा आपको। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 20%। तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन वैल्यूज। और उसके बाद आप बोल दोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिस पर हम चार्ज करेंगे टैक्स एट द रेट, कितना परसेंट है टैक्स का रेट? योर टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 20%, 20 नहीं 15%। योर टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 15% रिक्वायर्ड रेट है। कैपिटल गेन टैक्स रेट और टैक्स का रेट दोनों को साथ में दिया था कंपनी का, वो भी 15% ही है। ओके ठीक है, टैक्स रेट 15%। एंड फाइनली CFAT यहाँ पर आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये पूरा कैलकुलेशन कितने सालों तक चलेगा? 10 साल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेट रेवेन्यू 5 लाख और हर जगह 5 लाख है। ठीक है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना लेना है अपने को? डब्ल्यूडीवी आपके पास डब्ल्यूडीवी कितना लेना पड़ेगा आपको? यहाँ पर आप बाय कर रहे हो 4 व्हीकल 6,30,000, इस पर डिप्रिसिएशन। अब देखो गड़बड़ क्या किया इंस्टीट्यूट ने। लॉजिकली अकाउंटिंग ग्रांट्स AS 12 के हिसाब से हम सब्सिडी माइनस करके डिप्रिसिएशन लेना चाहिए, बट इन्होंने सब्सिडी को इग्नोर किया फॉर डिप्रिसिएशन पर्पस। हम लोग इग्नोर करके ही सॉल्व करेंगे टू मैच देयर आंसर, बट अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक, अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स ऑल्सो, यू शुड डिडक्ट सब्सिडी बिकॉज दैट्स अ कैपिटल सब्सिडी। सो 6,30,000 हम ले रहे बिकॉज उन्होंने लिया है, इस पर 20%, 1,26,000 लेस इज इक्वल टू 5,04,000 into 20%, 1,08,000 less is equal to 4,03,200 into 20%, 80,640 less is equal to 3,22,560
into 20%, 64,512 less is equal to 2,58,048. 2,58,048 into 20%, 51,610 less is equal to 2,06,438 into 20% करना पड़ेगा. So that will be 41,288 less is equal to 1,61,000 1,65,151 150 ले लो. 165 150 into 20%, ये आ रहा है आपका आंसर 33,030 लेस इज इक्वल टू करोगे 132 120 into 20% is 26,424 less is equal to करो 1,05,696 into 20% 21139 less is equal to 84,557 into 20% 16,911. So these are my depreciation numbers. आपको क्या करना है, हर बार 5 लाख में से ये लेस करना है. तो 5 लाख माइनस 126 इज 3,74,000. इस पर ले लो 15% टैक्स. दैट टैक्सेशन अमाउंट कम्स टू 56,100. ओके, नेक्स्ट केस 5 लाख माइनस 1,08,000, 3,92,000 into 15% is 58,800. 5 lakh net revenue minus 1,08,000 का depreciation 392 into 15% is 58,800. यहाँ का डेप्रिसिएशन नंबर चेंज हो गया है. इट इज़ नॉट 1,08,000, इज 1,08,100. इस वजह से डिफरेंस आ रहा है. और यहाँ का टैक्सेशन अमाउंट भी अलग आएगा. ओके, तो यहाँ पर 5 लाख माइनस 1,08,100 और इसका प्रॉफिट आता है 3,99,200. इस पर टैक्स आता है 15% से 59,800. करेक्ट, 59,800 करेक्ट. अब इसके बाद 5 लाख माइनस डिप्रिसिएशन 80,640, ये आ गया 4,19,360. इस पर टैक्स 15% 62,904. 62,904. ऐसी सेम आपको कैलकुलेशंस करने होंगे. फटाफट कैलकुलेशंस कर लो, मैं भी लिख देता हूँ कि आपका टाइम सेव हो जाए. तो दोस्तों फाइनली ये टैक्सेशन के नंबर्स आपके सामने आते हैं. मैंने सभी नंबर्स कैलकुलेट किए, आप भी देख लो. कुछ नहीं किया है, आपको सीधा सीधा नेट रेवेन्यू में से डेप्रिसिएशन लेस करना है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उस पर 15% टैक्स लगाना है. अब CFAT कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा, सीधा सीधा ये नेट रेवेन्यू आपका इनफ्लो है. दिस इज नॉन कैश, दिस इज नॉन कैश, दिस इज नॉन कैश, दिस इज आउटफ्लो. तो सीधा सीधा नेट रेवेन्यू में से टैक्स माइनस करना होगा. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 लाख माइनस 56,100, 443,900. So that 443,900 will be your CFAT. Second case, it will be again 5 lakh minus 59,800. That will give you 440,200. करेक्ट. इसी तरीके से सब जगह आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे.
करेक्ट है क्या, देख लो एक बार अच्छे से। और आप भी मेरे साथ पूरा कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लो। मेक अ स्लाइड करेक्शन हियर। यहाँ पर सिर्फ 880 लेना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन वाइज, 880 लेना पड़ेगा, और जिससे ये आंसर जो है ये 200 की जगह 180 आ जाएगा। करेक्ट दोस्तों, 120, सॉरी 120 आ जाएगा 200 की जगह। एक बार चेक कर लो वापस से, 5 लाख माइनस कर लो 59,880, यस 440,120। इसी तरीके से आपको आगे कैलकुलेशन करना है, जैसे कि 5 लाख माइनस 62,904, तो इसका आंसर आएगा 4,37,096, राइट। नेक्स्ट केस इट विल बी 5 लाख माइनस 65,323, that will be 4,34,677। ऐसी सेम आगे 5 लाख माइनस 67,259, that will give me 4,32,741, राइट। नेक्स्ट केस में ऐसे ही सॉल्व करते रहो। सो नेक्स्ट केस 432,741 के बाद, 432,741 के बाद नेक्स्ट केस इट विल बी 5 lakhs minus 68,807, and that comes to 431,193. 431,193 goes 5 lakh minus 70,046, that gives me 4,29,954. 429,954 के बाद 5 लाख माइनस 71,036, that gives me 4,28,964। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है ऐसी चीज़ों में। अगेन 5 लाख माइनस 71,829, that gives me 4,28,171, and last case 5 lakh minus 72,463, that gives me 4,27,537, राइट दोस्तों। तो ये ओवरऑल आपके कैलकुलेशन आते हैं CFAT के। चलिए दोस्तों, इसके आगे का पार्ट अब देखते हैं क्या क्या बाकी है। इंटरिम पीरियड में जो होना था वो तो ले लिया, गवर्नमेंट सब्सिडी बाकी है वो अपन डायरेक्टली NPV स्टेटमेंट में ले लेंगे, एंड लास्ट में टर्मिनल कैश फ्लो जो आ रहा है उसके ऊपर कैपिटल गेन कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट अस सी टर्मिनल कैश फ्लो। तो थर्ड कैश फ्लो जो रहेगा वो टर्मिनल रहेगा। टर्मिनल कैश फ्लो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर टर्मिनल कैश फ्लो में, सेल वैल्यू। 10th ईयर के एंड में सेल वैल्यू कितना है, अगर आप अच्छे से आपके क्वेश्चन को देखोगे तो 10th ईयर के एंड में आपने उसे स्क्रैप किया 10% ऑफ ग्रॉस वैल्यू, 10% ऑफ ग्रॉस वैल्यू पे उसको स्क्रैप किया अपन ने। अपना टोटल वैल्यू था 6,30,000, इसका 10% इस पे आपने स्क्रैप किया, मतलब 63,000 में आपने स्क्रैप किया है। तो हम लेंगे 6.3 लाख का 10%, 63,000 माइनस करेंगे WDV। अब आपका WDV ऑफ एसेट इज नथिंग बट ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू मिल जाएगी उससे आपको। लो कैसी, 84,557 माइनस 16,911, तो आपका WDV वैल्यू 67,676 आता है, विच इज नथिंग बट 84,557 माइनस 16,911, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू। अब फाइनली दिख रहा है मुझे ये कैपिटल लॉस है, ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। शॉर्ट टर्म क्यों, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट बेच रहे हो आप, बराबर। तो यहां पर 4646 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, देयरफॉर टैक्स नहीं बोल सकते, इसको टैक्स शील्ड बोलना पड़ेगा। टैक्स शील्ड एट 15%, तो 15% के हिसाब से 697 रुपीज का टैक्स शील्ड आएगा, 697 रुपीज का टैक्स शील्ड आ जाएगा। ये टैक्स शील्ड भी कंसिडर करना पड़ेगा एज कैश इनफ्लो। ओके, अब ऐसे ही सेम हमको ऑप्शन 2 भी सॉल्व करना है। ओके, ऑप्शन 2 भी सॉल्व करना है। ऑप्शन 2 में
हमारे पास इनिशियल ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी, वट एवर यू कॉल इट, इनिशियल कॉस्ट जो रहेगा पर व्हीकल 1 लाख बोला है, इंटू 4 व्हीकल, तो यहां पर आ जाएगा 4 लाख। यहां पर कोई जीएसटी अलग से बोला हुआ नहीं है तो हम जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 0 ईयर का कैश आउटफ्लो। एंड इंटरिम पीरियड के लिए आपको सेम टाइप का वर्किंग करना पड़ेगा। इंटरिम पीरियड के लिए आपको सेम टाइप का वर्किंग करना पड़ेगा। तो ये कॉपी, ये पेस्ट, सेम टू सेम वर्किंग वी आर डूइंग फॉर इंटरिम पीरियड। ओके, तो बिल्कुल आगे का मैकेनिकल मतलब पार्ट जो पूरा मैकेनिकल पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईयर, एवरी ईयर रेवेन्यू विल बी 5 लाख रुपीज, जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लेना पड़ेगा आपको। तो इसी को कॉपी कर ले, तो नेट रेवेन्यू विल बी 5 लाख रुपीज। एंड ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है यहां पर लेना पड़ेगा मुझे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एज जितना अपन ने खर्च किया। कितना खर्च किया अपन ने भाई, अपन ने 4 लाख रुपीज खर्च किया, बराबर है। 4 लाख रुपीज जब अपन खर्च करें तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपके डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स जो है 4 लाख, अब इंटू 20% करेंगे तो 80,000, लेस इज इक्वल टू करेंगे तो 3,20,000, इस पर वापस 20% करेंगे 64,000, लेस इज इक्वल टू करेंगे 2,56,000, इंटू 20% करेंगे 51,200, लेस इज इक्वल टू करेंगे 2,04,800, इंटू 20% करेंगे 40,960, लेस इज इक्वल टू करेंगे 163,840, और इस पर 20% करेंगे तो इट कम्स टू 32,768। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो अपने डेप्रिसिएशन ले भी लिया। अब दोस्तों इसके बाद ना हम हमारे डब्ल्यूडीवी में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, तो इसकी बाद की वैल्यू ले लो, ये दोनों को नेट ऑफ करके वैल्यू जो होती है वो लेना पड़ेगा अपने को। चेंज इन डब्ल्यूडीवी, 5 साल कंप्लीट हो गए ना, तो अपने को बोलना पड़ेगा डब्ल्यूडीवी 163,840 माइनस 32,768, 1,31,072 का डब्ल्यूडीवी है। इसमें ऐड करो आपका रिपेयर्स, आपका 70,000 इंटू 4 वाला वैल्यू। हर व्हीकल के लिए आपने को 70,000 रुपीज लग रहे, 4 व्हीकल के लिए 2,80,000 रुपीज खर्च करने वाले अपन, कब, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, राइट। और अपने को स्क्रैप वैल्यू मिलने वाला है चारों व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स का 32,000 रुपीज, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो मिल रहा है। तो आपका ब्लॉक कितने का बनेगा, 2,80,000 ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 32,000, तो आपका ब्लॉक बन जाएगा 379,072। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर द रिमेनिंग अमाउंट, आई एम गोइंग टू राइट हियर 379,072, और इसको अपन स्टार मार्क करके, ये स्टार मार्क कर रहे, इसका वर्किंग है, ये इसका वर्किंग बन जाएगा। अब इस वैल्यू पे आपको 20% लेना पड़ेगा, विच कम्स टू 75,814, लेस इज इक्वल टू 3,03,258 इंटू 20%, 60,652, less is equal to 2,42,606 into 20% will be 48,521, less is equal to 1,94,085 into 20% will be 3,88,000, sorry 38,817, एंड इस पे 20 लेस इज इक्वल टू करना था, लेस इज इक्वल टू 194,085 माइनस 38,817, 155,268
इंटू 20%, 31,054, ये आपके डेप्रिसिएशन के नंबर्स आते हैं। अब डेप्रिसिएशन के नंबर आने के बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नेट रेवेन्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके पीबीटी निकाल लो, टैक्स निकाल लो, सीएफएटी निकाल लो। सीएफएटी निकालने के लिए अपन बाद में कैलकुलेशन देखते हैं, तब तक टैक्स की कैलकुलेशन में आपको डायरेक्टली से दिखा देता हूं ताकि आपका टाइम बचेगा। तो दोस्तों ये है आपके टैक्सेशन के नंबर्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे आई एम टेलिंग यू, 5 लाख में से हमने लेस कर दिया 80,000, ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे ले लिया हमने 15%, ये आ गया हमारा टैक्स। इस तरीके से हमने एवरी ईयर का कैलकुलेशन किया है और यहाँ पे हमारे सभी टैक्स के नंबर्स आ गए। अब सीएफएटी के लिए क्या करना होगा, हमें डायरेक्टली नेट रेवेन्यू में से टैक्स माइनस करना होगा, बिकॉज ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, डेप्रिसिएशन भी इनफ्लो नहीं है आउटफ्लो नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं है, बट टैक्सेशन इज आउटफ्लो। इसलिए डायरेक्टली 5 लाख में से ये सब अमाउंट्स आपको लेस करने होंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, तो ये फाइनली अपना टैक्सेशन के बाद वाला सीएफएटी आ गया। इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, सीधा सीधा 5 लाख में से ये टैक्स का अमाउंट लेस कर दिया, हमको मिल गया हमारा सीएफएटी। ऐसा सीएफएटी जैसे फर्स्ट ईयर में निकला है वैसे सभी ईयर में हमने निकाल लिया। ओके एवरीबॉडी, तो ये आ गया आपके सीएफएटी के नंबर, ये आपके इंट्रीम कैश इनफ्लोज है। अब जैसे वहां पर हमने एंड में टर्मिनल कैश फ्लो निकाला था, यहां पर भी हमें टर्मिनल कैश फ्लो निकालना पड़ेगा, यहां पर भी हमें कैपिटल लॉस या गेन हो सकता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो लास्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट विल बी टर्मिनल कैश फ्लो। So for this terminal cash flow wala part, what we need to do is we need to consider the cash that is the inflow from the sale of scrap। जो भी लास्ट में अपन स्क्रैप कर रहे हैं वो इनफ्लो लेंगे एंड इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा डब्ल्यूडीवी वैल्यू, तो हमें मिलेगा कैपिटल गेन या लॉस। ओके, तो सेल वैल्यू कितना सेल वैल्यू है आपका, उन्होंने आपको बोला है कि आप 5th ईयर के एंड में स्क्रैप करने वाले थे, वो तो 5th ईयर के एंड का स्क्रैप वैल्यू अलग से लेना पड़ेगा अपने को। 10th ईयर में भी आप स्क्रैप कर रहे हो तो 10th ईयर का भी अलग से लेना पड़ेगा। टोटली अपने को यहां पर जो सेल वैल्यू फ्रॉम एसेट मिल रहा है वो देखना पड़ेगा कितने का हो रहा है। एट द एंड ऑफ 10th ईयर अपने को हर एसेट जो हम बेच रहे हैं वो कितने में बिक रहा है, 4,000 में बिक रहा है सिर्फ, और 4 व्हीकल्स ऐसे, तो 16,000 रुपीज मिल रहा है अपने को। जबकि अपन करेंगे माइनस इसका डब्ल्यूडीवी, तो अपना डब्ल्यूडीवी जो है ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अपना डब्ल्यूडीवी आएगा। अपना डब्ल्यूडीवी वैल्यू जो है वो 1,52,000 आपके पास डब्ल्यूडीवी एट द एंड ऑफ 10th ईयर के लिए कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आता है, 1,55,268 माइनस 31,054, तो आपका डब्ल्यूडीवी वैल्यू आता है 124,214। तो सीधा सीधा कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिख रहा है मुझे, ये कितने का, 1,08,214 का, 1,08,214 का कैपिटल लॉस है। तो इस पर आएगा टैक्स शील्ड एट द रेट 20% से, तो इस पे 20% टैक्स शील्ड का अमाउंट आता है 21,000, 1,08,214 इंटू 20%, आपका टैक्स शील्ड का अमाउंट आएगा, अरे 20% रेट ले लिया, 20 की जगह 15 लेना, रेट टैक्सेशन का और डिप्रिसिएशन का लगभग सेम है। सो 15%, 1,08,214 इंटू 15%, दैट कम्स टू 16,232। सो दैट इज माई टैक्स शील्ड, दैट इज माई कैश इनफ्लो इन द 10th ईयर। तो हमको 10th ईयर में ये कंसिडर करना पड़ेगा। चलो अब अपना एनपीवी स्टेटमेंट हम बना सकते हैं और डायरेक्टली हमारा आंसर निकल सकता है। स्टेटमेंट ऑफ एनपीवी दोनों के लिए कंबाइन बना देंगे तो काम इजी हो जाएगा। ईयर पर्टिकुलर्स, जानबूझ के मैं पर्टिकुलर्स लिख रहा हूँ ताकि आपको बस शॉर्ट फॉर्म में समझा सकूँ मैं कौन सा नंबर ले रहा हूँ। उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, क्या रेट है डिस्काउंटिंग का, क्वेश्चन में क्या दिया, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%, ठीक है।
फिर अपने पास ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, CF DCF, ऑप्शन 2 CF DCF, करेक्ट। चलिए दोस्तों, 0 ईयर इनिशियल कैश फ्लो आपने रेडी किया है। ऑप्शन 1 का 6,30,000 कॉपी कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, और यहाँ पर ऑप्शन 1 का मेरे पास एनपीवी निकालने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ 6,30,000। इनफ्लो आउटफ्लो, इट्स आउटफ्लो, राइट। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1, तो 6,30,000 आ जाएगा। बट ऑप्शन 2 में ये अमाउंट इनिशियल का 4 लाख था, 4 लाख था, तो ये 4 लाख यहाँ पे लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 4 लाख आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका 0th ईयर का कैश आउटफ्लो हो गया, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट का सब्सिडी, गवर्नमेंट का सब्सिडी आपको सिर्फ ऑप्शन 1 में मिल रहा है। फर्स्ट ईयर का फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इज इक्वल टू 0.87 बोल देंगे, ठीक है, 0.87। तो गवर्नमेंट सब्सिडी आपको कितना मिल रहा था? पढ़िए क्वेश्चन में अच्छे से क्या बोला है। गवर्नमेंट सब्सिडी 20,000 ईच व्हीकल, 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, इस तरीके से आपको गवर्नमेंट सब्सिडी 80,000 का मिलेगा, करेक्ट। इधर नहीं मिलेगा आपको। तो फिर गवर्नमेंट सब्सिडी का 80,000 इंटू 0.87 अगर मैं करूं तो 69,000 मेरा आंसर आता है, 69,600। तो 69,600 इज माई इनफ्लो, करेक्ट। 69,600 इज माई इनफ्लो, करेक्ट। यहां तक समझ गया अच्छे से। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो ईयर्स है यहां पर 1 से 10 तक अपने को क्या मिल रहा है? इंटरिम कैश फ्लो मिल रहा है। हर जगह क्या मिल रहा है मुझे? इंटरिम कैश फ्लो मिल रहा है। तो इंटरिम कैश फ्लो के लिए मुझे ये नंबर्स को कॉपी करना पड़ेगा, ऑप्शन 1 के नंबर्स को। ऑप्शन 1 के नंबर्स लिए कॉपी एंड डायरेक्टली ऑप्शन 1 के नंबर इधर पेस्ट। इंटरिम के सभी नंबर्स आ गए। ऐसे ही सेम ऑप्शन 2 के नंबर्स भी कॉपी करेंगे हम लोग। ये यहां से हो गए कॉपी और ऑप्शन 2 के सामने हो गए प्लेस, करेक्ट। तो ये अपने इनफ्लोज हो गए। अब इसके अलावा 10th ईयर में और 5th ईयर में अपने को कुछ मिल रहा है। यहाँ पर 5th ईयर में मिल रहा है, यहाँ पर 10th ईयर में भी मिल रहा है। ऑप्शन 2 में 5th ईयर में मिल रहा था, क्या मिल रहा था सर? स्क्रैप वैल्यू बेटा। स्क्रैप वैल्यू जो मिल रहा था वो लेना पड़ेगा अपने को, यस। तो ये देखिए अभी क्या होता है यहाँ पर। आपको 5th ईयर में स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है, वो लिया, और 10th ईयर में भी स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है, वो लिया। 5th ईयर में स्क्रैप वैल्यू कौन सा मिलेगा? सिर्फ ऑप्शन 2 का मिलेगा, ऑप्शन 1 का नहीं मिलेगा। ओके, ऑप्शन 1 का स्क्रैप वैल्यू कितना है? तो पहले ऑप्शन 1 का स्क्रैप वैल्यू ले लेते। ऑप्शन 1 के केस में अपन ने वर्कआउट किया टर्मिनल। ऑप्शन 1 के केस में टर्मिनल 697 रुपीज। तो 697 रुपीज इनफ्लो लिया जाएगा यहां पर, और उसको 10th ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ओके। और यहां पर आप लोग ये 16,232 16,232,
ये इनफ्लो लिया जाएगा, करेक्ट है। यहाँ तक का पार्ट जो ऑप्शन 2 है उसका भी अपन ने वर्किंग किया टर्मिनल के हिसाब से और उसका भी ले लिया। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ये जो टैक्स शील्ड ले रहे हैं अलग से अपन, वो टैक्स शील्ड के साथ ही आपका स्क्रैप वैल्यू भी ऐड कर देंगे तो अपने को टोटल इंपैक्ट स्क्रैप वैल्यू का समझ जाएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आपका टैक्स शील्ड कितने का है ऑप्शन 1 में, स्क्रैप वैल्यू ऑप्शन 1 का स्क्रैप वैल्यू 63,000 का है आपको इनफ्लो, ये आपका इनफ्लो है। और ये जो 697 है ये भी आपका इनफ्लो है, तो टोटल 63,697 ले सकते हैं ना अपन लोग एज इनफ्लो। ये भी हमको पैसा मिला है और ये भी टैक्स की वजह से पैसा बच रहा है, तो 63,697 आई विल टेक डायरेक्टली हियर। सेपरेट लेने से अच्छा अपन बोलेंगे ऑप्शन 1 के सामने 63,697 दैट इज इंक्लूसिव ऑफ कैपिटल गेन लॉस टैक्स शील्ड, ओके। और सेकेंड ऑप्शन में आपके पास ये इनफ्लो था और ये टैक्स की वजह से ये भी आपका इनफ्लो आने वाला है, तो दोनों को ऐड करो। 16,000 प्लस 16,232 इज 32,232, ये आपका इनफ्लो डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा 32,232, करेक्ट। और इसके अलावा जो ऑप्शन 2 है उसमें, ऑप्शन 2 जो है उसमें आपको 5th ईयर में स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है। कितना स्क्रैप वैल्यू मिल रहा है आपको 5th ईयर में, जरा देखिए। एंड ऑफ 5th ईयर आपने 32,000 में चारों जो इन्वेंट्री के जो स्क्रैप किए उसका वैल्यू मिला है, तो डायरेक्टली 32,000 का इनफ्लो अपन लोग ले लेंगे कौन से ईयर में, 5th ईयर में। सर इसका वर्किंग तो दिखा नहीं, इसका कैपिटल गेन वगैरह कैलकुलेट नहीं किया, करने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक कंटिन्यूड था, आपने एडिशन टू ब्लॉक किया हुआ था तो आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपको कैपिटल गेन लगता है जब ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, इनकम टैक्स का लॉजिक, ओके। तो यहाँ पर 5th ईयर का जो आपको 32,000 मिला उस पर कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा, बट एंड में जो था वो टैक्स लगने का पॉसिबिलिटी, टैक्स लगने वाला था बट टैक्स नहीं आया, टैक्स शील्ड आया, ओके। तो हमने 10th ईयर में टैक्स शील्ड दिया। तो दोस्तों इसी नंबर्स के साथ अपने को क्या करना है, अभी अपना फाइनल आंसर निकालना है, और फाइनल आंसर निकाल के मैच करो, आपके आंसर के साथ मैच होता है क्या जो आपको क्वेश्चन में फाइनली दिया है, मतलब जो आपने पूरा आंसर सॉल्व कर लिया, आपका फाइनल एनपीवी कितना आता है देखिए। मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालिए, टाइम सेव हो जाएगा अपना। क्या है ना, फेस टू फेस के क्लासेस की इतनी आदत है कि आप ही आंसर बोलते हो हर बार, ये सब कैलकुलेशन हम कभी करते ही नहीं, बट अब यहाँ पर स्टूडियो में बैठे अकेले बैठे तो भाई करना ही पड़ेगा, तो मैं भी करता हूँ, आप भी करिए, फाइनल आंसर चेक करते हैं। चलिए दोस्तों आपकी कैलकुलेशंस रेडी है। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर जो है इनके आंसर से मैच हो चुका है, सिर्फ हार्डली 440 का डिफरेंस है, और दैट टू वो मैंने रिकनसाइल किया उनके आंसर के साथ, तो उन्होंने सेकेंड ईयर में पता नहीं क्यों अजीब फैक्टर लिया, थोड़ा 0.757 उन्होंने लिया, अपन ने एग्जैक्ट लिया जो आना चाहिए, तो अपना आंसर करेक्ट है ये वाला। और यहाँ पर जो सेकंड केस है इसमें अपन एक चीज़ भूल गए थे, 5th ईयर में हम लोग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसके लिए, 2,80,000 लिखा भी है, देखो यहाँ पर अपन ने 2,80,000 का अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और भी ये कब कर रहे थे अपन 5th ईयर में, इसका आउटफ्लो दिखाना बाकी है, तो ये बस एक आउटफ्लो हम लिखना भूल गए यहाँ पर, तो वो लिखना है हमें कि भाई 5th ईयर में हम लोग 2,80,000, मतलब एक्चुअली हम 5th ईयर में 70,000 इंटू 4, 70,000 इंटू 4, मतलब ऑप्शन 2 में 2,80,000 जो है आउटफ्लो दिखाएंगे। क्या है वो, आपका जो रिपेयर करके आपने उसको वापस से ठीक किया मशीन को, उसके लिए खर्चा जो लगा पर मशीन 70,000 लगा, तो वो लेना है। और 5th ईयर का फैक्टर 0.497 लेना है आपको, 5th ईयर का फैक्टर 0.497 लेना है, 2,80,000 इंटू 0.497, तो 1,39,160 इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ये जो अमाउंट है 139,160 ये भी आपका आउटफ्लो रहेगा, बट 5th ईयर का रहेगा। अब इनके साथ अगर आप एनपीवी निकाल लोगे तो आपका ऑप्शन 2 का एनपीवी कितना आता है वो कैलकुलेट कर लो और यहाँ पर लिख दो। दोस्तों फाइनल एनपीवी जो है वो ये आता है एग्जैक्टली, तो ये आता है डिफरेंस उनके और अपने एनपीवी में जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर आ रहा है, और थोड़ा राउंड ऑफ रहेगा, तो एक आध जगह 1-2 रुपए का राउंड ऑफ रहेगा। टोटल डिफरेंस जो है 400 से 440 के बीच का, बाकी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमारा हायर पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 शुड बी सिलेक्टेड अपन बोलेंगे। आई होप दोस्तों ये डिस्कशन, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन था, इसलिए बीच बीच में पॉज करके मैंने पेशेंसफुली कैलकुलेट किया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी मेहनत पसंद आई है। ये अगर आप भी सॉल्व कर रहे हो और आप अच्छे से देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, बट
इन पे कंप्लीटली रिलाई करके सिर्फ यही पढ़ के नहीं जाना होता है, बाकी सिलेबस का पार्ट भी पढ़ना होता है। कीप रिवाइजिंग द फॉर्मूला बुक, अच्छे से पेपर के पहले फॉर्मूला बुक 1-2 बार 4 बार और रिवाइज कर लो अच्छे से, शांति से। जब आप सॉल्व करते हो तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, तो प्लीज वो करना। आईसीआई के सॉल्यूशंस थोड़े अलग स्टाइल के होते हैं, हमारे सॉल्यूशंस अलग स्टाइल के होते हैं। आपको भी पता है कि ये ज्यादा सिंप्लीफाइड आंसर्स है जो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, और इन्हीं से आपको सॉल्यूशन समझता है। ओके, तो आई होप कि ये जो मेरी मेहनत है सॉल्व करके हर एक चीज लाइन बाय लाइन में आपके सामने रख रहा हूँ, मेड बी आरटीपी, मेड बी एमटीपी, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा हो रहा है और आगे आप रिजल्ट्स अच्छे लाओगे और सीए फाइनल एएफएम में मुझे मिलोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, सी यू, बाय बाय।